नमस्कार। देश दुनिया के लोकहित से जुड़े मुद्दों पर विचार मंथन के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान त्रिपाठी। तो आज हम चर्चा करेंगे हाथरस की भाभी की, जिनके बारे में शायद आपको मालूम नहीं है। मीडिया बता रहा है कि वो नक्सली हो सकती है। अचानक दबंगों की पंचायत से मामला बढ़कर हाथरस की भाभी तक पहुंच गया और किस तरीके से मीडिया में विमर्श बदलते चले गए, नैरेटिव बदलते चले गए और कहां गई वो 100 करोड़ की साजिश जो बलात्कार के अपराध से भी बड़े अपराध के रूप में सरकार के द्वारा और पुलिस के द्वारा पेश की जा रही थी। आज करेंगे हम इसकी जांच पड़ताल। तो चर्चा चल रही थी हाथरस पर। बीच में टीवी चैनलों की टीआरपी का मसला आ गया, वरना सारे हिंदी चैनल हाथरस की भाभी को तलाशने में बिजी थे और अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं। कुछ जबलपुर पहुंच गए हैं, कुछ उन अस्पतालों में घूम रहे हैं जहां वो नौकरी करती रही हैं। और सारा का सारा विमर्श बदल चुका है हाथरस की नक्सली भाभी। तो हाथरस की नक्सली भाभी के बारे में आपको जानकारी अगर नहीं है तो फिर आपको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं। आपसे बात करना बेकार है। इसका मतलब आप टीवी चैनल नहीं देखते हैं, और अगर आप न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं तो आप पढ़े लिखे और शिक्षित समाज से नहीं हैं। और क्योंकि न्यूज़ चैनल जो बताते हैं वही सत्य है, और जो आप जानते हैं वो अपर्याप्त है। उसमें बहुत सीखने की गुंजाइश न्यूज़ चैनलों से बाकी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाथरस की भाभी जो बीच में आई है, अचानक नेशनल मीडिया जो कल तक दबंगों की पंचायत कवर कर रहा था और सत्य की तलाश का आग्रह इतना ज़्यादा था कि सत्याग्रही की तरह कई कई घंटे तक दबंगों की पंचायत कवर करते हुए ये जानकारी निकालने के प्रयास में थे कि आरोपी का प्रेम संबंध था कि नहीं पीड़िता से, या कोई कौन और हो सकता है इस साजिश का कर्णधार, इस साजिश का सूत्रधार। तो ये जो मीडिया था जो कल तक सब मिलकर के सत्याग्रह में लगे हुए थे, आज अचानक वो अपनी अपनी टीआरपी के चक्कर में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो ये हिंदी चैनल से हिंदू चैनल बने ये लोग अभी आपको हाथरस की भाभी के बारे में लगता है ज़्यादा जानकारी दे नहीं पा रहे। लेकिन ये विमर्श कैसे बदलते हैं ये तो जानकारी आपको होनी चाहिए। कैसे नैरेटिव बदलते हैं, कैसे पंचायत से हाथरस की भाभी हो जाती, कैसे 100 करोड़ की साजिश की बात आपको कही जाती है और बलात्कार से भी बड़ा अपराध आपके सामने आ जाता है। बलात्कार पीड़िता के पक्ष में समर्थन जुटाने का अपराध का, बलात्कार पीड़िता के पक्ष में समर्थन जुटाना बलात्कार से भी बड़ा अपराध साबित हो जाता है। 50 करोड़ पैसा आ चुका होता है, 50 करोड़ आने वाला होता है, जिसके लिए प्रवर्तन निदेशालय उछलता कूदता भानता चला आता है। रिया चक्रवर्ती की तलाश में जिस तरह से कूद पड़ा था वैसे इसमें भी कूद पड़ता है। ये सरकारी एजेंसियों का हाल है, जिनको जो बता दिया जाए वही करने के लिए आमादा है, तत्पर अपने मालिकों को खुश करने के लिए, आकाओं को खुश करने के लिए। खैर, तो यहाँ पर यह भी है कि अचानक वो उस प्रवर्तन निदेशालय ने जो बिल्कुल राम भक्त हनुमान की तरह कूद के आ करके यहाँ उस 100 करोड़ की साजिश का पता करने के लिए, जिसके सूत्रों ने हमारे पत्रकार साथियों के कान फूके थे और बताया था कि 50 करोड़ आ चुका है, 50 आने वाला, और ये इस तरीके से साजिश हुई और निशाने पे योगी और मोदी दोनों हैं। लीजिए साहब, ये तो बहुत भयावह, मतलब बलात्कार पीछे और आतंकवाद जैसी बात आ गई, सारे मीडिया जूझ पड़ी। क्योंकि ये राष्ट्रवादी जो मीडिया है उसको राष्ट्र की ज़्यादा चिंता है, एक बलात्कार पीड़िता की चिंता भी है, लेकिन वो बाद में है, प्रायोरिटी में बाद में है। पहली हेडलाइन राष्ट्र बनता है, दूसरा मानवीयता। तो इस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। फिर उसमें इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अचानक प्रवर्तन निदेशालय ने कदम वापस लिया और कहा कि ये 100 करोड़ रुपए आने की बात सही नहीं है। आखिर अचानक ये इल्हाम कैसे हुआ?
और इतनी जल्दी इल्हाम कैसे हुआ? तो इस और ये जो रचनाशीलता है 100 करोड़ का, ये जो अचानक जो खड़ा हुआ, ये आया कहाँ से? तो इस पर जरूरी होगी चर्चा उस हाथरस के एफआईआर की, जो रचनाशीलता से, क्रिएटिविटी से भरी हुई है। किसी भी बॉलीवुड के अनुभव से ना मनोज बाजपेयी से लेकर अनुराग कश्यप प्रेरणा ले सकते हैं कि कितने क्रिएटिवली ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। और मजे की बात है, मुझे तो कई बार लगता है हमारा कोई बेरोजगार पत्रकार साथी उनको गाइड कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज और स्टाइल वो 30 सेकंड की पत्रकारिता वाला है, जो हम लोग नहीं सीख पाए। हम लोग इसीलिए मीडिया से बाहर हो गए, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि इस शख्स को देखिए जो दिखाई दे रहा है, जिसके चारों तरफ घेरा बना है, ये आदमी खतरनाक नजर आता है। और इसी पर हमें आधा घंटा प्रोग्राम करने को कहा जाता था। ये नई टीवी पत्रकारिता का ट्रेंड था। और इसको जो जो पालन नहीं कर गया वो मैदान से बाहर हो गया, और जो पालन कर रहे हैं आज भी हैं, कर रहे हैं। तो वो 30 सेकंड की पत्रकारिता के तहत कोई बेचारा बेरोजगार हुआ मेरा साथी, वो हाथरस पुलिस के सहयोग के लिए खड़ा हुआ, और इतनी बढ़िया रचनाशील एफआईआर बनी है कि जिस पर चर्चा ना करूं तो मुझे लगता है कि आप सबके लिए आपका जीवन निरर्थक है, आपको जानते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, इस एफआईआर पर चर्चा करने से पहले आपको ये बता दूं, 4 मुसलमान, मथुरा के, और 6 अदद फोन। 4 मुसलमानों के भी 6 अदद फोन और एक लैपटॉप अदद। कौन सा? डेल वेस्ट्रो। डेल का लैपटॉप मुसलमानों के पास वो 4, और साथ में भड़काऊ साहित्य। अरे बाप रे, भड़काऊ साहित्य ने तो उन मुसलमानों को सुधा उपाध्याय, अनंत तेल तुंबडे, स्टेन स्वामी, हाँ, सुधा भारद्वाज, इनके बराबर में ले जाके खड़ा कर दिया। क्योंकि हमारी पुलिस के लिए भड़काऊ साहित्य कैसा शब्द है, भड़काऊ साहित्य, जिसके लिए यूपीए सरकार से लेकर के अभी तक एनडीए तक की सरकार ने टाडा, पोटा, यूएपीए, जो जितने भी बढ़िया तरीके के कानून हो सकते हैं, जो किसी भी अमेरिकी एफबीआई से मुकाबला कर सकते हैं, वो गढ़े हैं, रचे हैं, लगातार धीरे धीरे परिमार्जित किए गए, जिनमें मानवीय आधारों पर कोई कंसीडरेशन नहीं है, जिसमें ह्यूमन राइट्स का सीधे सीधे कह दिया गया, साहब आपकी ज़िंदगी का हक अब सरकारों पुलिस के पास है। तो ये यूएपीए की भी धारा इसमें थी, आईटी एक्ट भी, और मजे की बात है इन सब की जन्मदाता हमारी पिछली सरकारें भी रही हैं। चिदम्बरम साहब भी उतने ही कड़े गृह मंत्री रहे जैसे वर्तमान गृह मंत्री रहे, और वो दोनों के 36 का आंकड़ा सारी दुनिया को मालूम है। खैर अभी उस पर नहीं जाएंगे। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि इस गृह मंत्रालय के तहत आने वाले हाथरस पुलिस ने किसने बढ़िया तरीके से वो लिखी। तो ये 4 मुसलमान वहाँ से निकलते हैं मथुरा से। अब पता नहीं इनकी जेब से टिकट बरामद हुआ नहीं, या हो सकता है बिना टिकट ही चले हों। और क्या किस लिए निकले? दंगा कराने की साजिश के साथ। गजब के सत्याग्रही थे भाई, दंगा कराने की साजिश, और कोई तोप, तमंचा, पिस्तौल, तलवार, चाकू कुछ नहीं। तो जिसके पास तोप तमंचा, और मुसलमान होते हुए तोप तमंचा, चाकू, तलवार कुछ नहीं, तो वो क्या दंगा कराएगा? तो ये बात तो, लेकिन हो सकता पुलिस मालखाने से निकाल के कहीं जब्ती दिखा दे, या हो सकता हो कि मालखाने में पहुंचा दिया हो। तो ये सारी चीज़ें रही होंगी, वरना पुलिस ऐसे ही थोड़ी क्रिएटिव हो जाती। खैर इस क्रिएटिविटी के बीच में वो वहाँ से चले साहब, और उनको पकड़ लिया, और पता चला कि वो तो वेबसाइट भी चलाते थे। बताइए, नैशविले से, यानी टेनेसी अमेरिका से, ये हमारे मथुरा के मुसलमान जुड़े हुए थे, जिनको तमीज़ से अंग्रेजी क्या हिंदी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती होगी कायदे से, वो बेचारे, मतलब, लेकिन गजब है। और किसके लिए कर रहे हैं? एक दलित बालिका के साथ हुए बलात्कार को हाइप देने के लिए, उसके पक्ष में देश में दंगा फैलाने और जाति विद्वेष। अच्छा मजे की बात है, वो 144 के तहत 44 लागू होने के बावजूद वहां जो दबंगों की पंचायत चल रही है, उससे जाति विद्वेष नहीं भड़क रहा। जाति विद्वेष किससे? मथुरा के 4 मुसलमान। तो मतलब मुसलमान का मतलब तो अब आप, आई एम नॉट ए खान,
आई एम नॉट ए टेररिस्ट वाली बात है। खैर, अब मुसलमानों के बाद ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं, लेकिन मैं पुलिस के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो इसमें आपको बताएं, इसमें बहुत सारी बढ़िया बढ़िया धाराएं लग गई। 153 ये है, फिर उसके बाद 295 है, धार्मिक भावना भड़काने वाली। फिर आईटी एक्ट भी है, यूएपीए की भी धाराएं हैं, यूएपीए की 17 और 18 है। तो अब ये धाराएं किस तरीके से रची बढ़ी गई, ये बस आपको थोड़ा सा बता दूं। तो अगली बार इस तरीके की पटकथा अगर आप लिखेंगे तो आप भी पुलिस में नौकरी पा सकते हैं, या किसी भी हमारे राष्ट्रीय चैनल में, राष्ट्रवादी हिंदू चैनल में आप पत्रकार की नौकरी भी कर सकते हैं। तो इसलिए आज आपको बता दूं कि ये स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखी गई। तो थोड़ा पढ़ के सुनाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रचनात्मक है कि याद नहीं रहती है। और मैं इसके लिए शुरू करता हूं कि 6 अदद स्मार्टफोन, 1 अदद लैपटॉप डेल वेस्ट्रो का, और पैम्पलेट जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम। जस्टिस फॉर हाथरस कौन बात कर रहे हैं? 4 मुसलमान मथुरा के। तो दलितों के लिए जस्टिस की बात करने का हक सिर्फ सवर्णों को है, मुसलमानों को नहीं, ऐसा पुलिस को संभवतः लग रहा है। तो इसमें इसमें उनको साजिश नजर आ रही होगी। तो मेरे द्वारा संबंधित साक्ष्य की जांच की गई और उक्त व्यक्ति शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे कि उनके पीछे एक बड़ी साजिश थी। तो ये जो बड़ी साजिश थी, ये हमारे आईओ साहब ने पकड़ी साजिश। और किस आधार पर पकड़ी साहब? उनके पास पैम्पलेट था, लैपटॉप था, 4 अदद फोन थे। खैर, हो सकता बाकी चीजें भी मालखाने से निकाल लें और उनको जरूरत पड़ने में सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ जोड़ जाए और दूसरे पे। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात है कि पुलिस की ईमानदारी को लेके आप कतई डाउट नहीं कर सकते। आप उनकी रचनात्मकता पे सवाल उठा सकते हो और हर अच्छी फिल्म पे भी आप खामियां निकाल सकते हो कि देखिए साहब, वो हीरोइन की माँ कम उम्र की दिखाई गई थी और हीरोइन ज्यादा बड़ी उम्र की दिख रही थी। लेकिन यहां पर आप ऐसे कमियां निकाल सकते हैं, ईमानदारी पे डाउट नहीं। क्यों? मैं आगे पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत मजेदार है, बहुत ईमानदारी से लिखा गया है कि कतिपय मीडिया रिपोर्टों में हाल में विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित खबरों के अनुसार, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये इधर उधर की बात नहीं है, या किसी मुखबिर के लाकर दी गई खबर के आधार पर एफआईआर नहीं लिखी गई है। बाकायदा कतिपय मीडिया रिपोर्टों में हाल में विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित खबरों के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर सामाजिक विद्वेष एवं जातिगत तनाव तथा देश में सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए अभी प्रदेश में अभी हाल में ही हाथरस जनपद की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मतलब वो घटना अभी अपराध की श्रेणी में नहीं आई, दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना के आड़ में दंगा भड़काने की कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। ये तो बड़ी बड़ी रिसर्च और बड़ी इन्वेस्टिगेशन तो इसके लिए चाहिए। बलात्कार वगैरह तो बात की बात है, उसके लिए तो जांच होती रहेगी, आईओ साहब काम। ये साजिश बड़ी चीज थी। खैर, तो पुलिस की ईमानदारी की उसने हम लोगों को इस बात का क्रेडिट दिया, हम लोगों को ये क्रेडिट मिला है और ये बड़ी बात है। साथ में कहा जो धरना और प्रदर्शन जो है वो भय और दंगा भड़काने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह भी स्पष्ट हुआ है कि कुछ लोग जातिगत आधार पर, यानी दलितों के पक्ष में वहां पर धरना प्रदर्शन, क्योंकि धारा 144 के बावजूद सवर्ण समाज के लोग जिस तरीके से कर रहे थे उससे सामाजिक विद्वेष पे कोई असर नहीं पड़ा था। पुलिस ने आराम से मीडिया को कवर करने दिया। वो जो हमारा सरकारी टाइप का जो मीडिया है, हमारा राष्ट्रवादी मीडिया है, जो टीआरपी के लिए सत्य की खोज करते हुए सवर्णों के दरवाजे पे पहुंचा और उनकी तरह तरह की ख्वाब ख्याली को, जो उनके ख्याली पुलाव सुने और उनको रिकॉर्ड कर करके लाइव पूरे देश में दिखाया गया और तमाम तमतमाई हुई सुंदरियां उनको एंकर कर रही थी। तो वो सब आपने देखा। वो तो खैर वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उनके पक्ष में, पीड़िता के पक्ष में वहां पर भय, अच्छा भय उससे नहीं फैल रहा है वो जो रात को गाड़ी पलट जाती है और विकास दुबे उलट जाता है, या कोई मुसलमान
अपराधी होता है तो मारे डर के पैर पकड़ लेता है कि साहब मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मुझे ट्रेन से ले चलो। तो तो उन सब से भय नहीं, भय प्रदर्शनों से होता है। और बड़ी बात है, ये मानती है पुलिस की, भय सत्याग्रह से, प्रदर्शन से, धरने से होता है। दूसरी बात इसमें बड़ी बढ़िया कही गई कि चंदा एकत्रित करने के प्रयास में जुटे। अच्छा, तो यहां से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय को लगा कि मामला बड़ा है और वो सूंघने के लिए उन्होंने प्रयास किया और चंदा एकत्र करने में, दरअसल चंदा इकट्ठा करना हमारा एक राष्ट्रीय बीमारी है, राष्ट्रीय महोत्सव। गणेशोत्सव होता है तो चंदा, दुर्गा पूजा होती है तो चंदा, पार्टियां कहती हैं मुझे चंदा दो। अब तो टीवी चैनल भी कह रहे हैं मुझे चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। क्यों? क्योंकि वो जो चंदा उनका आ रहा था, जिस तरीके से आ रहा था, वो आपसी लड़ाई में थोड़ा उलझ गया है टीआरपी की। तो ये जो चंदा वसूली के राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसको भी अपराध माना जा रहा है। तो दरअसल यहाँ पे संदेह होता है, क्योंकि जो काम टीवी चैनल कर रहे हैं न्यूज के, उसी तरह यहाँ पर भी चल रहा है। खैर, टीवी चैनलों के लिए एक अलग बात है, उस मुद्दे पर हम फिर चर्चा होगी। लेकिन एक और बात पता चली कि ये मथुरा के मुसलमान कार्ड.co नाम की एक वेबसाइट चला रहे थे। दरअसल ये कार्ड.co नाम की जो वेबसाइट है, इसके बारे में लिखे हैं कि ये सीधे तौर पर ये लोग दंगा भड़काने एवं शांति व्यवस्था को भंग करने वाले कृत्य, ऐसे कार्य जो सामाजिक सद्भाव के खिलाफ हैं, उनमें संलिप्त हैं। यहाँ पर उन्होंने मजबूती के साथ अपनी बात कही है। फिर यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैशविले, अमेरिका के टेनेसी प्रांत में, वहां से ये वेबसाइट चलाई जाती है और सबको कहा जाता है एक पेज की वेबसाइट आप बना सकते हो, फ्री में बना सकते हो, और उससे वो वेबसाइट अपनी कमाई करती है। तो इसी तरीके किसी ने वेबसाइट बनाई, लेकिन पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस को अभी इतना जानकारी है अमेरिका से ये सब हो रहा है, और आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े होंगे, अमेरिका से कोई ना कोई संबंध होगा उनका, ब्लैक लाइव मैटर्स से। क्योंकि जो वेबसाइट कॉपी पेस्ट की गई है वो ब्लैक लाइव मैटर्स की कॉपी है। तो बस ये था कि चूंकि मुसलमान थे और मथुरा के थे, तो इन्होंने साहब उसकी कॉपी पेस्टिंग में गड़बड़ी कर दी, वरना संबंध तो अंतर्राष्ट्रीय माने जाएंगे ना, संबंध अंतर्राष्ट्रीय माने गए। अब इसमें देखिए कितने बढ़िया ढंग से कहा गया है कि यह भी ज्ञात हुआ है कि विदेशों से प्राप्त चंदा से शांति व्यवस्था एवं सामाजिक समरसता को प्रभावित करते हुए दंगा भड़काने में लिप्त हैं। जानकारी मिली कि इस प्रकार की चंदे की धनराशि तथा जिस माध्यम से प्राप्त की जा रही है उसकी कोई वैध प्रक्रिया नहीं है, ये भी जानकारी मिल गई। ये जानकारी मिली कहां से, ये अभी नहीं बताया गया है ना। और वो, लेकिन क्या है, इस बीच में उत्तर प्रदेश की भगवा सरकार को 3-4 दिन आपको गुमराह रखने और हाथरस की भाभी की तलाश में लगाने के लिए समय मिल गया साहब, बहुत अच्छे से, है ना। वैध प्रक्रिया नहीं है और ये धनराशि जब्त करने के योग्य है। अच्छा, मुसलमानों की मतलब जो जायदाद है उसकी जब्ती कुर्की की भी का भी ग्राउंड वर्क इसमें हो गया, बहुत खूब। उक्त वेबसाइट द्वारा विदेशों से प्राप्त चंदे का उपयोग समाज में हिंसा भड़काने के प्रयोग में किया जा रहा है। बरामद पैम्पलेट आई एम नॉट इंडियाज डॉटर, ये मुद्रित पैम्पलेट, तो क्षमा कीजिएगा, ये जैसा इन्होंने लिखा है कि मुद्रित पैम्पलेट सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने एवं जन विद्रोह भड़काने वाले हैं। संकलित सूचना से यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त वेबसाइट का उपयोग जातिगत हिंसा व दंगा भड़काने तथा कथित गैंग रेप की घटना की अफवाह फैलाने में किया जा रहा है। मतलब वो पीड़िता बेचारी कह कह के हार गई, थक गई और जिंदगी से उसने विदा ले ली, उसने इस दुनिया से विदा ले ली कि मेरे साथ मुझे तकलीफ दी गई है, मेरे को बेइज्जत किया गया है, मेरे साथ सामूहिक रूप से गलत काम किया गया है। उसके बावजूद उसके कहने पर उत्तर प्रदेश सरकार विश्वास नहीं कर रही है और वो उसको भी खूब प्रचारित करती है कि वो रिपोर्ट आ गई है, CFSL की रिपोर्ट आई है, उसका ये कहना है, उसका वो कहना। पुलिस ये जिक्र नहीं कर पाती है कुछ कारणों से कि वो 12-13 दिन या 10 दिन के बाद वो
इस तरीके की जांच की जा रही थी जो वैज्ञानिक तरीके से तर्क सम्मत नहीं है। लेकिन ठीक है, तो खैर एक आधार हो गया कि वेबसाइट का मूल उद्देश्य जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए है। अच्छा, तो इसमें आपको मजेदार बात बताने की ये है कि ये जो वेबसाइट पर पूरी 3/4 एफआईआर वेबसाइट पे चली। उन मुसलमानों का जिक्र पहले पैराग्राफ में है, पहले अध्याय में है, फिर दूसरे अध्याय में चंदा है, तीसरे अध्याय में वेबसाइट है, और वेबसाइट पर बताया गया है, और वेबसाइट में ज्ञान बहुत अच्छा दिया गया है। भी कहा गया विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर विचार कर रहे लोगों को इसमें सलाह दी जाती है कि वो इस प्रदर्शन के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि वो किसी सेटअप का हिस्सा ना हो जहां श्वेत वर्चस्ववादी लोगों को लुभाने की कोशिश करें और उत्तर प्रदेश के लोगों को सैन डिएगो और फिनिक्स के लोगों से ज्यादा स्मार्ट होने की सलाह दें। तो वो कुछ अजीब तरीके से कॉपी पेस्ट हो गई है वेबसाइट, लेकिन मुकदमा तो बनता ही है, क्योंकि उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप मिनरल ऑयल नहीं लगाएं, वैसलीन नहीं लगाएं और सनस्क्रीन नहीं लगाएं, टाई नहीं पहने, ऑर्नामेंट नहीं पहने, आभूषण नहीं पहने और ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने। उसके अलावा आप है ना शूज भी, स्पोर्ट शूज भी, स्नीकर्स पहने, और मौका आने पर आप वहां से भाग, जब न्यूयॉर्क पुलिस हमला करे या न्यूयॉर्क पुलिस को देखे तो वहां से भाग निकले। तो वाकई में, और कहा गया कि बैकपैक भी अपने साथ रखें। तो मतलब बहुत सृजनात्मक तरीके से जिस तरीके से वेबसाइट बनाई गई, बिल्कुल उसी सृजनात्मक तरीके से एफआईआर लिखी गई। आखिर में खुद प्रवर्तन निदेशालय को जब ये सच्चाई समझ में आई तो प्रवर्तन निदेशालय 2 दिन के बाद ही बता दिया कि भीम आर्मी का पीएफआई से कोई संबंध नहीं है, ना ही ये 100 करोड़ का पैसा आने की कहीं भी किसी तरीके के सबूत अभी तक मिल पाए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इस दौरान एक नैरेटिव बदल जाता है। में जिस तरीके से विमर्श बदलता है और हेट फॉर प्रॉफिट की तरफ मोड़ ले लेता है, ये बहुत दुखद है। इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि हाथरस की भाभी कल कहीं नक्सली तो साबित नहीं हो जाएगी, और हाथरस की भाभी को नक्सली सोचने समझने या दिमाग में उसकी छवि बनाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय हिंदू चैनलों के द्वारा बनाई जाने वाली धारणाओं और इनकी खबरों पर विश्वास न करके दूसरे सूत्रों पर, प्रिंट मीडिया पर भी, अखबारों पर भी 2-3 स्रोतों से खबरों की जानकारी लेके किसी भी तरीके की धारणा बनाई जाए। तो इस लिहाज से हाथरस की भाभी के बारे में जानना आपको, हमको, सबके लिए जरूरी है। तो चौपाल चर्चा में बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। हमें आपके प्रोत्साहन की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जो है चौपाल_इंडिया। साथ ही खबरों और विश्लेषण के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट choppalindia.com। नमस्कार।